तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कांति एकेडमी में। तो भाइयों, आपकी डिमांड पर मैं MOSH यानी मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग की महामैराथन लेकर आया हूं। अगर यह वीडियो आप देख कर जाते हैं तो इसी से आपका पूरा पेपर आएगा, तो निश्चिंत होकर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको इंडस्ट्रियल जो वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, जैसे जायरेटरी क्रशर है इंडस्ट्री में कैसे कार्य करता है और कार्य करता हुआ भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो हम जायरेटरी क्रशर से स्टार्ट करते हैं। तो आपको रिटर्नजर्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ, किक्स लॉ, एवरेज पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल साइज और कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ यूनिट ऑपरेशन इन प्रोसेस इंडस्ट्री, इतने टॉपिक मैं लास्ट में कवर करूंगा। सबसे पहले हम जायरेटरी क्रशर, जॉ क्रशर, इम्पैक्ट और एट्रेशन मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल और स्क्रीनिंग के टाइप्स पूरे, जैसे जायरेटरी स्क्रीन, स्टेशनरी स्क्रीन, वाइब्रेशन स्क्रीन और रोटरी डम फिल्टर, वैक्यूम फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट जैसे बेल्ट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, चेन कन्वेयर, मिक्स पार्टिकल साइज एंड सिंगल रोल एंड डबल रोल टूथ क्रशर। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस महामैराथन में इतने टॉपिक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जायरेटरी क्रशर को समझते हैं। पहले हम जायरेटरी क्रशर का प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो यह कंप्रेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जायरेटरी क्रशर हमारा होता है कंप्रेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक बात भाइयों मैं और बता दूं, जैसे आपका जायरेटरी क्रशर का वर्किंग प्रिंसिपल आ गया, तो आप उसका कंस्ट्रक्शन, पहले हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग और उसके बाद एडवांटेज, उसके बाद डिसएडवांटेज डालेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, उसमें वर्किंग पूछा गया है, तो आप डायग्राम बनाकर उसकी वर्किंग लिख दीजिए, एडवांटेज लिख दीजिए, डिसएडवांटेज लिख दीजिए। ठीक है, इतने टॉपिक जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास समय है तो एप्लीकेशन भी आप अवश्य लिखिए। ठीक है भाई, मेरी यह बात आप ध्यान रखिए। तो और वर्किंग में आप पहला पॉइंट यह डाल देंगे कि यह कंप्रेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रिंसिपल ना लिखें तब भी ठीक रहेगा। अगर आप वहां पर जैसे प्रिंसिपल हेडिंग ना लिखें तब ठीक रहेगा। अगर वर्किंग पूछा गया तो यहाँ पर यह लिख देंगे यह कंप्रेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एग्जामिनर समझेगा कि आपको अच्छे से पता है, वो अच्छे नंबर देगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं, इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें ये जो पार्ट हमारा होता है केसिंग होता है, और ये हमारा इतना ये हमारा होता है केसिंग हेड। ठीक है, और यहाँ से हमारा पार्ट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम ओपनिंग है, यहाँ पर मैक्सिमम ओपनिंग है। मैक्सिमम कितना जो क्रश हुआ पार्ट है वो निकल सकता है और कितना नहीं निकल सकता है, और यहाँ से हम फीड करते हैं। ठीक है, तो यही सब लिखना है इसमें एक फनेल के आकार का सेब होता है जो शीर्ष पर खुला होता है। एक शंक्वाकार, बड़ा कर लेते हैं, शंक्वाकार कुचलने वाला सिर एक कटे हुए शंख के रूप में एक आवरण के अंदर घूमता है, और क्रशिंग हेड को मशीन के शीर्ष पर लगे एक भारी शेप पर लगाया जाता है। ठीक है, और शाफ्ट के ऊपरी सिरे को एक लचीले वायरिंग में रखा जाता है और शाफ्ट के निचले सिरे को एक एक्सेंट्रिक द्वारा संचालित किया जाता है ताकि एक वृत्ताकार वृत्त का पता लगाया जा सके। इस प्रकार आवरण की परिधि पर किसी भी बिंदु पर केसिंग हेड का निचला भाग स्थिर दीवार की ओर और फिर
उससे दूर चला जाता है। कुचलने यानी कृषिंग की क्रिया पूरे शंकु के चारों ओर होती है। अब इसका हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम वर्किंग को समझेंगे। तो यह रहा आपका जायरेटरी क्रशर। तो यह इस तरह से वर्क करता है। जैसे आप देख रहे होंगे, ऊपर से फीड आ रही है और जो घूम रहा है वह आपका शंक्वाकार आवरण है। इसमें अगर मैं यहाँ से लिखकर समझा रहा हूँ तो यह बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, तो इस तरह से समझ लीजिए। जो सिरा घूम रहा है वह आपका शंक्वाकार आवरण है। तो ऊपर से फीड आ रही है और यहाँ पर हमारा जो शंक्वाकार पार्ट है, शंक्वाकार, वह घूम रहा है। उससे जो हमारे स्टोन हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे वह टूट रहे हैं, ठीक है। और एक तरफ मैक्सिमम ओपनिंग है, एक तरफ मिनिमम ओपनिंग है। इस तरह से यह वर्क करता है। अब यही चीज हमको वर्किंग में लिखनी है। अब वर्किंग देखते हैं। जो है जो उस वीडियो में हो रहा था वही हम वर्किंग में लिखेंगे। तो इस विधि में क्रश हो जाने वाले सॉलिड पार्टिकल ऊपर से डिस्चार्ज किए जाता है, चार्ज किया जाता है, यानी फीड किया जाता है, ठीक है। तो शंक्वाकार सिरा आवरण के अंदर घूमता है, जो हमारी फनल के आकार की होती है वो घूम रही थी। तो आवरण की परिध पर, यहाँ पर गलत है ये, किसी भी बिंदु पर क्रश वाले सिरे का निचला भाग स्तर दीवार की ओर फिर उससे दूर चला जाता था। जैसा आप देख रहे थे, आवरण का निचला सिरा जो है दीवार की ओर चला जाता था, उसके बाद वहां से दूर हो जाता था। सिर और आवरण के बीच वी आकार की जगह में फंसे ठोस पदार्थ तब तक टूटते हैं जब तक वे मशीन के नीचे से बाहर नहीं गिर जाते। जो यह वी, जैसे आपका एफ था, यहाँ पर एक वी डायग्राम बनाते हैं। तो इस टाइप की जो है फनेल के आकार की थी। तो यहाँ पर ये घूम रहे थे, जब तक जो सॉलिड पार्टिकल हमारे हैं जो टूट नहीं जाते हैं इसमें, तब तक वह नीचे गिर नहीं जाते, तब तक टूटते रहते हैं, ठीक है। जब तक वे मशीन के बाहर नहीं गिर जाते, ठीक है। तो क्रशिंग हेड की गति आमतौर पर 125 से 425 चक्कर प्रति मिनट के बीच होती है। यह पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है। 125 से 425 चक्कर, इसके नीचे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, मेन पॉइंट है, ठीक है। और चूंकि क्रशर से डिस्चार्ज करके बाल्क क्रशर की तरह एक एक कर होने के बजाय निरंतर होता है। तो हमारे यहाँ पर जो डिस्चार्ज होता है निरंतर होता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जॉ क्रशर की। तो जॉ क्रशर की बात करते हैं अब। तो जॉ क्रशर जो है हमारा संपीड़न बल के द्वारा आकार में काम करता है, यानी प्रिंसिपल इसका देखते हैं पहले हम। यह संपीड़न के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप प्रिंसिपल में इतना लिख सकते हैं, यह संपीड़न के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अब हम पहले इसका वीडियो आपको दिखा देता हूं, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझेंगे। यह आप छोटा सा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन समझेंगे। उसके बाद एक और वीडियो है इसका, वह देखेंगे, ठीक है। फिर हम वर्किंग आपको समझाएंगे।
यह इस टाइप का होता है। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यहाँ पर जॉ क्रशर योजनाबद्ध डायग्राम चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर इसका डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, सिंपल है, आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। तो आप एक बात और ध्यान रखिए, कोई भी अगर टॉपिक है उसमें डायग्राम है तो आप डायग्राम अवश्य बनाइए। ठीक है, वीडियो को पुश करके आप डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें एक स्थिर जॉ और एक मूवेबल जॉ शीर्ष पर घूमता है। जबड़े को शीर्ष से बी ओपन बनाने के लिए सेट किया जाता है। क्षैतिज तल में घूमने वाला झूलता हुआ जबड़ा यानी जो मूवेबल जॉ होता है आमतौर पर स्थिर जबड़े के साथ 20 से 30 डिग्री कोण बनाता है। यह पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, 20 से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह आपका यहाँ पर फिक्स जो होता है, यह मूवेबल जो होता है। जैसा आपने अभी वीडियो में देखा है, यहाँ पर ये जो है मूव कर रहा था, यानी कि आगे पीछे हो रहा था। यहाँ से हमारे पत्थर जो है पार्टिकल हैं वो आ रहे थे और क्रश हो रहे थे। ठीक है, अब हम वीडियो को एक बार और समझते हैं, देखते हैं। अब देखिए, जॉ क्रशर इस तरह से कार्य करता है। जैसे ऊपर से हमारा पत्थर गिराया जाता है हॉपर के माध्यम से, और एक ये जो जॉ है यानी जबड़ा है, एक जो एक मूव कर रहा है। यहाँ पर एक देख सकते हैं, एक फिक्स है। ठीक है, तो जॉ जो मूव करता है वह ऊपर से नीचे मूव करता है, जिससे पत्थर जो है हमारा टूटता है। ठीक है, अब थ्योरी में हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए किस तरह से ये वर्क करता है। और भाइयों, इसी तरह से सभी सब्जेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे। जिस इक्विपमेंट की मुझे वर्किंग वीडियो मिलेगी उसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। और अगर आपको समझ में आ जाए तो अपने वर्ड में लिखिए। ये नहीं जो मैं लिखा रहा हूँ उसको ही याद करने बैठ जाएं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं, आपको समझाना है सिर्फ। ठीक है, तो इसकी वर्किंग देखते हैं। इस विधि में कुचली जाने वाले पार्टिकल को ऊपर से 2 जबड़ों के बीच प्रवेश कराया जाता है, जैसा कि मैंने बताया था। तो आगे की गति के दौरान दौरान जबड़े के ऊपरी भाग के बीच में फंसी पार्टिकल को संपीड़न द्वारा छोटे छोटे आकार में क्रश कर दिया जाता है। क्रश हुआ पदार्थ पीछे की ओर गति के दौरान नीचे से सकरी यानी कि पतली जगह से गिरता है और जबड़े के नेक्सू समय के बंद होने पर फिर इसे क्रश कर दिया जाता है। पर्याप्त कटौती के बाद क्रश हुआ पदार्थ मशीन के निचले भाग से बाहर गिरता जाता है। बड़े जबड़े आमतौर पर प्रति मिनट यानी 250 से 400 बार 250 से 400 प्रति मिनट खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्राइंडिंग रोल्स। ठीक है, तो यह एक साइज रिडक्शन मशीन है जो क्रश्ड मटेरियल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो हमारा जॉ क्रशर से या एट्रिशन मिल से क्रश हुआ मटेरियल है उसको पाउडर फॉर्म में बनाता है। ठीक है, तो क्रश से मिले हुए स्मॉल पार्टिकल्स ग्राइंडर से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल रोल क्रशर, डबल रोल क्रशर। ठीक है, तो सिंगल रोल क्रशर को हम देखते हैं। तो सिंगल रोल क्रशर संघनक, घिसाव एवं कंप्रेशन तीनों बल का प्रयोग करके बड़े पदार्थ को तोड़कर एवं कुचलकर छोटे पदार्थ में परिवर्तन
करता है। अब इसका वीडियो हम देख लेते हैं, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझेंगे। तो सिंगल रोल आपका इस तरह का होता है, हम आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझा देंगे। आप यह देख लीजिए किस तरह का यहाँ पर है, ठीक है। तो एग्जाम में आप इस तरह से चित्र बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा रोल है, ठीक है। और यहाँ पर जो पत्थर का और टूथ का इम्पैक्ट हो रहा है, और यह हमारे जो है टूथ है, ठीक है। यह सॉफ्ट लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ से हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, और यहाँ पर हमारा कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सिंगल रोल क्रशर में एक रोल असेंबली और एक ब्रेकर प्लेट होती है। इस क्रशर में इम्पैक्ट और कंप्रेशन यानी संपीड़न और घिसाव यानी एट्रिशन के कारण कमी होती है। कमी मीन्स यहाँ पर वर्ड इसलिए दिया गया है, जैसे हम आपको जैसे ऊपर से हम पत्थर डालते हैं, उसका जो टूटना होता है वह कम होता है, वही आप समझाया गया है। और कभी कभी कंघी में जो आपका रोल हमने आपको बताया था रोल है, रोल पर लगे दांत की संरचना की तरह के उभार ब्रेकर प्लेट के बीच ब्रेकर प्लेट के नीचे लगे होते हैं। जो आपको मैंने सॉफ्ट बताई थी, ये आपकी ब्रेकर प्लेट है, उसके लिए सॉरी भाई, ये आपकी ब्रेकर प्लेट है, ठीक है। जो कि घिसाव प्रतिरोध वाले गुण वाले विशेष इलेक्ट्रोड के साथ होते हैं, जिस कारण इसकी सतह अधिक कठोर रहती है। उत्पाद का आकार ब्रेकर प्लेट और घूर्णन बल रोल के बीच अंतराल के बदलकर कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। हम प्लेट को आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसा हमें प्रोडक्ट चाहिए है उस हिसाब से, ठीक है। यह अंतर मशीन के बाहर से एक रिम या धुरी व्यवस्था द्वारा समायोजित है। इसमें बिना टूटा पार्टिकल मशीन से गुरुत्वाकर्षण की सतह से साफ हो जाता है और ब्रेकर प्लेट असेंबली तुरंत अपनी सामान्य स्थिति में लौट आती है। अब इसका वर्किंग देखें। इस मशीन में अधिकतम 800 mm आकार की फीड डाली जा सकती है एवं इस मशीन की क्षमता 1000 टन पर घंटा हो सकती है। यह दोनों आप वर्ड अवश्य याद रखें, 800 mm और 1000 टन पर घंटा हो सकती है। जैसे जैसे मटेरियल फीड हापर के माध्यम से क्रशर में प्रवेश करती है, यह घूमते हुए रोलर के दांतों से टकराती है और इम्पैक्ट के कारण प्राइमरी टूटने की क्रिया प्रारंभ होती है। रोलर के घूमने के कारण पदार्थ कुचलने वाले कक्ष की ओर चला जाता है और ब्रेकर प्लेट और रोल के बीच फंस जाता है और सामग्री यानी मटेरियल के रोल के दांत घिसाव बल और रोलर प्लेट और ब्रेकर प्लेट के माध्यम इम्पैक्ट के कारण कुचला जाता है और इसे अंतिम आकार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद निचले निकासी वाले स्थान से बाहर निकाल दिया जाता है। इस मशीन में आकार में कमी अनुपात 1:6 तक संभव है। न्यूनतम उत्पाद का आकार 15 mm से 150 mm तक हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ यही समझाया गया है, जैसे ऊपर से हम फीड डालेंगे, ठीक है, तो यह हमारा रोलर है, इसमें टीथ हैं, तो ऊपर से जब हम फीड डालेंगे और ये प्लेट है, ये प्लेट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जैसा मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, प्रोडक्ट चाहिए होगा, उस हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये रोल घूमता है तो ऊपर से जो हमारे पत्थर आता है वह टूटता है, ठीक है, इस पे इम्पैक्ट लगता है, कंप्रेस लगता है, इसके माध्यम से ये टूटता है और टूटकर नीचे आ जाता है। एक बार हम वीडियो को और देख लेते हैं। तो जैसा वर्किंग में बताया गया है उसी तरह से इसमें कार्य हो रहा है। जैसे ऊपर से हम फीड डाल रहे हैं, यानी कि पत्थर को डाल रहे हैं, और हमारा रोल घूम रहा है, उसमें टीथ हैं यानी दांत हैं। जो रोल घूम रहा है, दांतों के माध्यम से हमारा जो पत्थर है कुचल जा रहा है, कुचल कर टूट जा रहा है, और जितना हमको प्रोडक्ट चाहिए होगा उस हिसाब से इस प्लेट को हम सेट कर लेते हैं, और उतना मुझको प्रोडक्ट उस हिसाब से मिल रहा है, पाउडर फॉर्म में मिल रहा है। अब अगर हम बात करें डबल रोल क्रशर की, तो डबल रोल क्रशर का जैसे प्रिंसिपल तो यही रहेगा जो सिंगल रोल क्रशर का था, प्रिंसिपल यही रहेगा, और कंस्ट्रक्शन में इसमें एक और रोल बढ़ जाएगा, ठीक है, और इसमें प्लेट नहीं लगी रहेगी, इतना आप चेंज कर देंगे। और वर्किंग में जो है यहाँ पर प्लेट लगी थी, उसके माध्यम से कुचल रहा था, और इसमें जो है आपका डबल रोल होंगे, तो दोनों रोलों के माध्यम के बीच हमारा पार्टिकल आएगा, उसके थ्रू यह कुचल कर नीचे जाएगा। तो हम वीडियो को तो जैसा वीडियो में वर्किंग हो रही है इस तरह से जो है आपका यहाँ पर कार्य होगा। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमारा पत्थर जा रहा है और दोनों तरफ रोल लगे हुए हैं, ठीक है, तो इस तरह से वर्किंग होगी इसमें। आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं इसमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बाल मिल, ठीक है। बाल मिल से पहले हम इम्पैक्ट और एट्रिशन मिल को देख लेते हैं, उसके बाद बाल मिल को देखेंगे। तो पहले हम एट्रिशन मिल देखते हैं। एट्रिशन मिल का प्रिंसिपल क्या है? एट्रिशन मिल मोटे तौर पर ऐसे पदार्थों को तोड़ने के लिए उपयुक्त होती है जो कि भुरभुरे या रेशेदार प्रकार के होते हैं। यह कतरन बल और एट्रिशन फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप प्रिंसिपल अगर छोटा करना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, यह मील कतरन बल और एट्रिशन फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब इसका पहले हम डायग्राम देखते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो आपकी एट्रिशन मील कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसका भी वीडियो है, चिंता मत कीजिएगा। तो यह मील को प्लेट मील अथवा डिस्क मील भी कहते हैं। इस मील को हम प्लेट मील भी कहते हैं और डिस्क मील भी कहते हैं। यह छोटे उत्पाद के लिए उपयुक्त होती है। यह मशीन कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील से निर्मित होती है। आगे देखते। एकल रनर मिल एक बाहरी स्थिर मिलिंग डिस्क और आंतरिक घूर्णन मिलिंग डिस्क से मिलकर बना होता है। दोनों डिस्क के बीच में के अंतर को समायोजित किया जा सकता है। एकल गतिमान मील में डिस्क की घूर्णन गति इसमें कितनी होती? 350 से 700, ठीक है, प्रति मिनट। यह पदार्थ जिसे तोड़ना है वह बाहरी डिस्क
के बीच से मशीन में डाला जाता है और यह घूर्णज डिस्क द्वारा निर्मित केंद्रापसारक बल द्वारा रेडियल रूप से यात्रा करता है। स्थिर और घूर्णन डिस्क के बीच का अंतर गैप डिटेक्टर गेज द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और रियर माउंटेड हैंड व्हील का उपयोग करके इसे समायोजित किया जा सकता है, जिससे अंतराल को कम करके छोटे कण आकार प्राप्त होते हैं। और इसमें लिख लीजिए, ऊपर वाला कोई काम का नहीं है। इस मशीन की क्षमता 0.5 से 0.8 टन प्रति घंटा तक हो सकती है और ऊर्जा की आवश्यकता 0.5 से 80 यूनिट प्रति टन होती है। ठीक है, अगर आप यह पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वीडियो पुश करके पढ़ लीजिए। लेकिन कंस्ट्रक्शन मेरा यही मानना है कि आप अपने हिसाब से बनाकर लिखिए। ठीक है, इस डायग्राम आप बनाकर जाइए और डायग्राम से आप आधे पेज में जो है कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, आपका सही माना जाएगा। जो डायग्राम में है वही लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट और इटरेशन मिल का जो है डायग्राम तो है, लेकिन इसका वीडियो नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो इसका वीडियो नहीं मिल पाया है और सभी इक्विपमेंट का वीडियो मिल गया है। तो इसकी वर्किंग हम समझ लेते हैं। जिस मटेरियल को तोड़ना होता है उसे हॉपर की सहायता से स्थिर डिस्क के माध्यम से डाला जाता है और यह पदार्थ घूर्णन डिस्क द्वारा निर्मित केंद्र प्रसारक बल द्वारा रेडियल रूप से चैम्बर में यात्रा करता है। तो यहाँ पर जैसे यह हमारा हॉपर है। ठीक है, यह हॉपर में हमारी फीड आती है, मटेरियल आता है और केंद्र प्रसारक बल द्वारा यहाँ पर यह नीचे आता है इसमें। ठीक है, उसके बाद पदार्थ इन दोनों डिस्कों के माध्यम से फंसकर घिसाव बल के कारण छोटा हो जाता है और इस प्रकार निर्मित उत्पादन नीचे से प्राप्त हो जाता है। स्तर और घूर्णन डिस्क के बीच का अंतर गैप इंडिकेटर गेज द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और गियर माउंटेड हेड व्हील का उपयोग करके इसे समायोजित किया जा सकता है, जिससे कि प्राप्त किए जाने वाले उत्पाद का आकार कम या अधिक किया जा सकता है। ठीक है, इसका एडवांटेज पहले हम डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से डायग्राम रहता है आपका। तो यहाँ पर जब फीड हमारी आती है, इसमें फीड आने के बाद देखिए यह हमारी फिक्स प्लेट होती है और यह हमारी रोटेटिंग प्लेट होती है। तो यहाँ पर जो हमारा जो मटेरियल आता है जिसको हमें पीसना होता है, यह मूव करती है, जिसके कारण जो है पत्थर जो है, जो हमारा रॉ मटेरियल टूट जाता है, टूट कर जो है नीचे गिरता है। नीचे हमारा आउटपुट के माध्यम से हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। बस इतना लिखना है आपको वर्किंग में, और आप लिखते समय जो है कहाँ से आ रहा है, किस में जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, वह आप लिखेंगे तो एक पेज में हो जाएगा। एडवांटेज क्या है? कम अधिष्ठापन खर्चा, यानी कम खर्चा, कम ऊर्जा की आवश्यकता, बैच और निरंतर दोनों क्रिया विधियों के लिए उपयुक्त और हर प्रकार के कठोर पदार्थों के लिए उपयुक्त। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है? ऐसे पदार्थ जिनको
घाट द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। और बड़ा आकार और मशीन को रखने के लिए नींव की आवश्यकता होती है, कम इसकी क्षमता होती है, अधिक घर्षण हानि होती है, ठीक है। यह सब हानियां होती हैं इसमें। अब हम बॉल मिल को देखते हैं। तो बॉल मिल भी इम्पैक्ट और एट्रिशन बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो के माध्यम से इसका कंस्ट्रक्शन भी समझ लेंगे, वर्किंग भी समझ लेंगे, ठीक है। मशीन का मुख्य भाग एक खोखला आवरण होता है, इस टाइप का सिलेंडर होता है, इसमें गोलियां होती हैं बस, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्शन समझते हैं इसका। तो मशीन का मुख्य भाग एक खोखला आवरण होता है, यह स्टेनलेस स्टील से बना होता है। सिलेंडर का व्यास 3 एम तक, लंबाई आपके यहाँ पर 4.25 मीटर तक होती है, जिसके दोनों सिरे क्लैप करके एक स्टैंड से जुड़े रहते हैं। इस आवरण के भीतर कुछ वाल्व्स लगी होती हैं, वाल्व यानी कि वॉल। यह एक धातु जैसे स्टील, लोहा अथवा पत्थर से बनी होती हैं। सभी वाल्व भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। वाल्व का आकार 12 से 125 mm तक होता है, ठीक है। आप इसमें बाल का आकार याद रखिए। और इसका व्यास जो है 3 मीटर तथा लंबाई इसकी 4.5 मीटर, यह याद रखिए। अब इसका हम वीडियो देखते हैं। देखिए, जो सिलेंडर में हमारी वाल्व्स होती हैं वह कुछ इस तरह से होती हैं, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, एक साइज की वाल्व्स नहीं होती हैं, ठीक है। और यह आपका सिलेंडर होता है, ठीक है, जो है रोटेट करता है, घूमता है। अब हम इसका वर्किंग भी देखते हैं, वर्क करता हुआ भी देख लेते हैं। तो बॉल मिल कुछ इस तरह से कार्य करती है, आप देख सकते हैं। तो यह जो वाल्व्स हैं घूमती हैं, ठीक है, इस तरह से घूमती हैं, ठीक है। और इसी के थ्रू देखिए इस तरह से घूमती हैं, इसी के थ्रू हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है भाई। आप देख सकते हैं इस तरह से हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब हम इसका वर्किंग देखते हैं। मटेरियल को बॉल में लेफ्ट साइड से फीड किया जाता है तथा प्रोडक्ट हमें राइट साइड से प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यानी कि मटेरियल बॉल मिल में लेफ्ट साइड से फीड करते हैं और हमको प्रोडक्ट राइट साइड से मिलता है। बॉल मिल में स्टील बॉल तथा मटेरियल आपस में टकराव होने के कारण पाउडर फॉर्म में प्राप्त किया जाता है। यदि मिल की स्पीड बढ़ा दी जाए तो यह फाइन पार्टिकल प्राप्त होते हैं। जैसा कि स्पीड हम जब बढ़ाए थे तब देख सकते थे आप, जो है एकदम फाइन प्रोडक्ट हमको मिल रहा था। आगे, बॉल मिल में एक बार में 1 से 50 टन प्रति घंटा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। 1 घंटे में 50 टन तक हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। बॉल मिल का यूज कोयले की ग्रेडिंग करने के लिए करते हैं। और बॉल मिल में 1 टन फीड के लिए 16 किलोवाट ऊर्जा का आवश्यकता होता है। स्पीड ऑफ बॉल मिल 60 से 100 आरपीएम तक होती है। तो मुझे आशा है आप बॉल मिल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको
मैं केमिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं 5 दिसंबर से। ठीक है, तो जल्द से जल्द जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लूइड एनर्जी मील। फ्लूइड एनर्जी मील, फ्लूइड एनर्जी मील इम्पैक्ट एवं रगड़ या घिसाव यानी कि शेयर या ट्रेक्शन बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। इस तरह की हमारी फ्लूइड एनर्जी मील होती है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा होपर है, यहाँ से ऊपर से फीड डाली जा रही है और यहाँ पर इंजेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर रिडक्शन ये चैम्बर है और यहाँ पर हमारी एयर जा रही है मील में और प्रोडक्ट ऊपर से यहाँ पर नीचे आ रहा है। ठीक है, और हमको प्रोडक्ट जो है नीचे से प्राप्त होता है, नीचे से हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। फ्लूइड एनर्जी का नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि इस मशीन में एक फ्लूइड का उपयोग करके पदार्थ को पीसा जाता है। फ्लूइड एनर्जी मील में एक पाइप का लूप होता है जिसका व्यास 20 से 200 मीटर तक होता है। ठीक है, जो लूप इसमें होता है उसका व्यास जो है 20 से 200 मिलीमीटर तक होता है। पाइप का व्यास पाइपलाइन की लंबाई के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पाइप की लंबाई जो है 2 मीटर तक हो सकती है। इसमें जो पाइप हमारा लगी होती है उसकी लंबाई 2 मीटर तक होती है। इस मशीन में पदार्थ को फीड करने के लिए हॉपर लगा जाता है और मशीन के ऊपर की तरफ क्लासीफायर लगा होता है जिससे गुजरकर नियंत्रित आकार के पिसे हुए पदार्थ ही बाहर निकल पाते हैं। यह क्लासीफायर नियमित आकार से बड़े आकार के पदार्थ को बाहर निकालने से रोकते हैं। जो हमारे बड़े पार्टिकल होते हैं वह रोक देते हैं और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसको निकाल देते हैं, आउटलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम भी देख लेते हैं पहले और वीडियो अगर हुई तो वीडियो देखते हैं। तो भाइयों इसका वीडियो नहीं है, इसका रियल डायग्राम भी है, यह भी एक और डायग्राम है। ठीक है, वह भी देखते हैं। इसका प्रकार का आपका फ्लूइड एनर्जी मील होता है। ठीक है, चलिए इसकी वर्किंग अब समझते हैं। तो जिस पदार्थ को पीसना होता है उसे हॉपर की सहायता से मील के एक साइड से प्रवेश कराया जाता है। मील के नीचे की तरफ से संपीड़ित हवा तथा भाप मील के अंदर प्रवेश करती है और इस प्रकार मील के नीचे फीड एवं भाप यानी कि जो हम एयर देते हैं आपस में मिल जाते हैं। फीड और जो हम एयर देते हैं वह आपस में मिल जाते हैं। तेज गति से प्रवाह करने वाला हवा अपने साथ इस पदार्थ को लेकर फ्लो करना प्रारंभ करती है। जैसे जैसे पदार्थ हवा को ऊपर फ्लो कराता है, तेजी गति एवं मील में उपस्थित 2 बॉक्स के माध्यम फंसकर अथवा बॉक्स एवं मील की दीवारों से फंसकर इम्पैक्ट एवं शेयर बल की क्रिया के उपरांत आकर इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात यह विंड पिसे हुए मटेरियल को लेकर मील के दूसरे हिस्से में प्रवेश करती है जहां एक स्क्रीनिंग लगी होती है जो कि वांछित आकार या उससे छोटे मटेरियल्स को गुजार कर जाने देती है और यह मटेरियल
उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है, जबकि वह मटेरियल जो कि आकार में अभी भी बड़ा है वह मिल में गिरकर हॉपर से आने वाले पदार्थ के साथ मिल जाता है और पुनः पिसाई हेतु यात्रा करना प्रारंभ करता है। तो इस फ्लूइड एनर्जी मिल में यहाँ से हम फीड को फीड करते हैं हॉपर के माध्यम से। तो हॉपर के माध्यम से हम फीड करके और नीचे से हम एयर को फीड करते हैं। एयर को फीड करेंगे या हम स्टीम को फीड करेंगे, ठीक है। तो जो मटेरियल और एयर आपस में कनेक्ट कर जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो है जो हम फीड डालते हैं, फीड और एयर ऊपर जाती है। यहाँ पर जो बॉक्स के साथ जो और साइड में इम्पैक्ट करते हैं जिससे पदार्थ टूटने लगता है। टूट कर जो पदार्थ टूट जाता है, जो महीन आकार का हो जाता है, ऊपर से इधर आने लगता है, ठीक है। जो ऊपर आता है तो वह यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन से छनकर आउटलेट हो जाता है जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है। और जो नहीं जा पाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ पर स्क्रीन लगी होती है, यहाँ से जो है हमारे प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। और जो बड़े पार्टिकल होते हैं बड़े पार्टिकल से नीचे आ जाते हैं। बड़े पार्टिकल इस फीड में मिलकर फिर से पुनः रिसाइकल हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से कार्य करती है फ्लूइड एनर्जी मिल। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग इक्विपमेंट। अगर आपके पेपर में आ जाए टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग इक्विपमेंट तो आप तीनों भी लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग इक्विपमेंट समझने से पहले हम फ्लूइड एनर्जी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। यह भूल गया था मैं आपको बताना। तो इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो पहला एडवांटेज है 600 केजी पर घंटा क्षमता होती है इसकी, ठीक है। दूषित कण की क्षमता नहीं होती है। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इनर्ट गैस का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अधिक सतह क्षेत्रफल बनाने का में उपयोगी है, ठीक है। और क्या है, पांचवा है ऊष्मा के प्रतिसंवेदी पदार्थों के लिए उपयोगी। इसमें से तीन आप लिख लीजिएगा। डिसएडवांटेज का अधिक कीमत, सॉफ्ट पदार्थों के लिए उपयोगी नहीं, फाइबर के लिए अनुपयोगी, फाइबर के लिए भी अनुपयोगी है। एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन 10 mm से 325 मेश आकार तक पिसा हुआ उत्पाद संभव है। अदूषित उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। और यानी दूषित रहित उत्पाद हमको प्राप्त होता है। इसका उपयोग हम पेंट उद्योग में भी करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री उत्पादन में, ऊष्मा संवेदी पदार्थ के लिए, ठीक है, विस्फोटक सामग्री के लिए और दवा उद्योग में, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग इक्विपमेंट। टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग इक्विपमेंट। तो स्क्रीनिंग इक्विपमेंट को मटेरियल के साइज के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि स्क्रीनिंग के कई mm डायमीटर से लेकर 20-200 मेश तक के पार्टिकल को पारित करने की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। पहला है ग्रिजलीज, दूसरा है ट्रोमेल, तीसरा है शेकिंग एंड वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग, यानी कि पहले जायरोटरी स्क्रीनिंग। तो जायरोटरी स्क्रीन को जायरेटरी स्क्रीनर, जायरेटरी सेपरेटर, जायरेटरी शिफ्टर, जायरेटरी स्क्रीनिंग मशीन, रोटरी स्क्रीन आदि नामों से जाना जाता है। तो इससे अपन को कोई मतलब तो है, लेकिन आपको अगर याद ना रहे तो आप ना लेकर कोई टेंशन नहीं है।
यह एक साधारण मोटर द्वारा संचालित यह मशीन उपकेंद्री पहिए को घुमाकर जायरेटरी और रेसिप्रोकेटिंग गति उत्पन्न करती है। आप यहाँ पर प्रिंसिपल में ये भी लिख सकते हैं, जायरेटरी स्क्रीन रेसिप्रोकेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग के गति पर कार्य करती है। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग गति उत्पन्न करती है। इसका उपयोग अक्सर क्वार्ट्ज, रेत, यूरिया उर्वरक, रेजिन, कांच, लकड़ी, सोडियम कार्बोनेट और मोलामाइन, चाय, चीनी, नमक, पेट्रोलियम, केक आदि की जांच के लिए किया जाता है। इसका प्रिंसिपल में आप लिखेंगे, जायरेटरी मशीन में फीड किए जाने करने वाले बिंदु से वृत्ताकार गति के साथ रेसिप्रोकेटिंग गति प्रारंभ होती है। यानी आप यह लिख दीजिए, रेसिप्रोकेटिंग गति के गति पर कार्य करती है। और जायरेटरी स्क्रीन कुछ इस तरह की होती है आपकी। ठीक है, अब इसका हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको और अच्छे से समझाएंगे। तो भाइयों, एक जगह मैंने इस तीनों स्क्रीनिंग को बहुत अच्छे से लिखा था, लेकिन अभी वह कॉपी नहीं मिल रही है। अगर मिलेगी तो मैं ग्रुप पर अवश्य शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से अवश्य ज्वाइन हो जाइए। तो ऐसे ही मैं इसकी वर्किंग बताता हूं। तो फीड हम ऊपर से डालते हैं। ठीक है, फीड डालने के बाद यह फीड हमारी स्क्रीन पर आती है। ठीक है, इसमें जो है 3 स्क्रीन लगी हुई होती हैं। सबसे नीचे जो होती है सबसे कम मैच वाली स्क्रीन होती है, उसके ऊपर उससे ज़्यादा, उसके ऊपर उससे ज़्यादा, उसके ऊपर उससे ज़्यादा। ठीक है, और इस तरह से यह लगी हुई होती है और यह कंपन करती हैं, मतलब कि हिलती हैं आगे पीछे, और इस तरह से जैसे आपने वीडियो में देखा है। तो उस तरह से हलकर ये नीचे जाती हैं और जो पार्टिकल है हमारा हिलकर धीरे धीरे पास होता जाता है और नीचे आता है। जो भी हमारा मतलब कि जो बड़े पार्टिकल है वो इसके थ्रू नीचे गिर जाते हैं और हमें प्रोडक्ट जो है नीचे से मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यह कार्य कर जाता है। इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है? जायरेटरी रेसिप्रोकेटिंग गति पर कार्य करती है। अद्वितीय जायरेटरी रेसिप्रोकेटिंग गति और संचालन स्क्रीन सतह तनाव डिवाइस और बाल क्लीनिंग प्रणाली, डबल संतुलन मोटर प्रणाली और हेड कवर के लिए सुविधाजनक और त्वरित क्षतिपूर्ति क्लैप। फीचर्स भी देख लीजिए इसमें क्या क्या होते हैं। जायरेटरी स्क्रीन में एक दूसरे के ऊपर 2 छन्नी होती हैं जो क्षैतिज से 16 डिग्री और 30 डिग्री से झुकी हुई, 2 होती हैं और 3 होती हैं, 2 से 3 होती हैं। ठीक है, तो इसमें 2 लिखा गया है। तो जायरेशन की दर 600 से 1800 प्रति मिनट तक होती है। ठीक है, और स्क्रीनिंग आयताकार और लंबी होती हैं। यह 1.5 से 4 मीटर तक 4 फीट तक होती हैं। ठीक है, यह पॉइंट आप अवश्य ध्यान रखें। अत्यधिक क्षमता, उच्च सटीकता और औद्योगिक निरंतर स्क्रीनिंग के लिए उपयुक्त और प्लानिंग करने वाले और चिपचिपे वाले पदार्थ के लिए उपयुक्त। 6 है, स्क्रीनिंग की सेवा अवधिकाल मतलब अधिक होती है। नरम चलने की वजह से मटेरियल की मूल संरचना को नुकसान नहीं होता है।
ये 3 प्रकार की स्क्रीन, टेंशन स्क्रीन और कपलिंग और स्क्रीन साइड पुल होते हैं, जिन्हें आसानी से हटाया या बदला जा सकता है। और यह पूरी तरह से बंद संरचना के कारण कोई धूल उत्पन्न नहीं होती। संचालन के दौरान 70 डेसिबल से कम आवाज होती है। ठीक है, इसमें आवाज बहुत कम होती है, एडवांटेजेस है। और एप्लीकेशन भी देख लीजिए इसके। चीनी मिट्टी उद्योग में, आप 3 लिखिए, उर्वरक उद्योग में, अनाज की सफाई में, डिस्क उद्योग में, केमिकल उद्योग में। ठीक है, कार्बनिक उत्पादन उद्योग, जानवरों के चारा उद्योग में ही कुछ, और मेडिकल उद्योग में, स्टील उद्योग में। 2 से 3 इसके एप्लीकेशन लिख लीजिए। उसके बाद स्टेशनरी स्क्रीन आता है। ठीक है, तो स्टेशनरी स्क्रीन क्या होता है? स्टेशनरी स्क्रीन का प्रयोग आमतौर पर पंप, हीट एक्सचेंजर और कंडेंसर की कंकड़, पत्थर, मलबा, कचरा और सामान्य जलीय वनस्पति आदि सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। और स्क्रीनिंग एकल ऊंचाई, एक वर्ग में हो सकती है। स्थिर स्क्रीन और सटीक स्क्रीन भी कहा जाता है। यह डाउनस्ट्रीम उपकरणों की सुरक्षा के लिए किफायती साधनों में से एक है। उन सभी प्रकार के अनुप्रयोगों में स्टेशनरी स्क्रीन का उपयोग किया जाता है जहां डाउनस्ट्रीम उपकरण के लिए सुरक्षा आवश्यक होती है। ठीक है, तो स्थिर स्क्रीन आमतौर पर धुलाई उपकरणों के साथ सफाई के लिए डिजाइन की जाती है। स्टेशनरी स्क्रीन आमतौर पर प्रवाह का सामना करने वाली प्राथमिक स्क्रीन के साथ साथ श्रृंखला में यूज हो जाती है। जब प्राइमरी स्क्रीन फाउल हो जाती है, उसे क्लीन की आवश्यकता होती है, तो मलबे को रोकने के लिए एक राइजिंग स्क्रीन को नीचे की ओर रखा जाता है। स्थिर स्क्रीन को नए निर्माण के लिए आकार दिया जाता है या मौजूद साइटों के लिए अनुकूलित भी किया जा सकता है। ठीक है, यह स्टेशनरी आपकी स्क्रीन होती है। ठीक है, इस तरह की आप वीडियो को पुश करके बना लीजिएगा। और उसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या है यह देख लीजिए। मैंने फीचर्स बता दूंगा मैं आपको। स्क्रीन के छड़ों के बीच 2 से 8 इंच तक की दूरी हो सकती है। इसके द्वारा 0.5 से 4 इंच आकार तक के मलबे को रोका जा सकता है। ठीक है, और आप लिखिए कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। प्रत्येक स्क्रीन में एक सेल्फ ड्रेनिंग मलबे स्कूप होते हैं। ठीक है, और चैनल में जाम को रोकने के लिए रोलर्स का उपयोग किया जाता है। साइड को आवश्यकताओं की दूरी के लिए वेरिएबल गाइड व्यवस्था होती है। ठीक है, एडवांटेज देख लीजिए। मलबे और पंप और कंडेंसर का संचरण और ऑपरेशन के दौरान बिजली, हवा और पानी की कोई खपत नहीं। और मलबे को सेल्फ ड्रेनिंग स्कूप द्वारा हटाने की प्रणाली। यह 3 आप एडवांटेज देख लीजिए। एप्लीकेशन जल वितरण के लिए, सिंचाई, पानी योग्य पीने और पानी के पार्क में, कई पंप अनुप्रयोगों में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वाइब्रेशन स्क्रीन। तो भाइयों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक तो बनता है। आप देख सकते हैं 12:22 हो चुके हैं। तो रात के 12:22 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसको मैं सुबह अपलोड करूंगा। ठीक है, तो इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है।
तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट है वाइब्रेशन स्क्रीन। कंपन स्क्रीन में वाइब्रेशन को हम कंपन बोलते हैं। तो कंपन स्क्रीन में स्क्रीन को रेसिप्रोकेटिंग गति देने के स्थान पर केवल कंपन कराए जाते हैं। कंपन करवाने का मुख्य उद्देश्य वाइब्रेटिंग की प्रक्रिया को रोकना है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल, जिस प्रकार जायरेटरी स्क्रीन रेसिप्रोकेटिंग गति के सिद्धांत पर कार्य करती है, उसी प्रकार कंपन स्क्रीन कंपन के सिद्धांत पर कार्य करती है। कंपन स्क्रीन को रेसिप्रोकेटिंग गति के स्थान पर विभिन्न उपकरणों की सहायता से कंपन कराया जाता है। तो वाइब्रेटिंग स्क्रीन हमारी जो है तो कंपन के सिद्धांत पर यानी वाइब्रेशन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो वाइब्रेशन स्क्रीन कुछ इस तरह से आप बनाइएगा एग्जाम में, बहुत ही सिंपल है। अब इसका वर्किंग प्रोसेस हम देख लेते हैं वीडियो के माध्यम से। तो इस तरह से कंपन स्क्रीन हमारी कार्य करती देख सकते हैं, यह कंपन कर रही है यानी वाइब्रेशन कर रही है। ऊपर से देखिए मटेरियल डाला हुआ है, तो जो हमारा जो बड़े पार्टिकल हैं वह ऊपर से निकल आए हैं इधर से, और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए है वो नीचे से निकल रहा है। और कुछ इस तरह से बड़े उद्योग में कार्य आती है। यह यहाँ पर जो ऊपर वाटर का स्प्रे कराया जा रहा है, वहाँ पर जो है हमारी कंपन स्प्रिंग लगी है, यहाँ पर बेल्ट कन्वेयर भी लगा हुआ है। तो यह हमारी जो है यहाँ पर कंपन स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, देख सकते हैं आप, इस तरह से यह यहाँ पर कार्य कर रही है। तो चलिए इसका अब वर्किंग प्रिंसिपल हम देखते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल में जो कार्य हो रहा है वह आप लिख दीजिए। इधर से फीड को फीड कराते हैं स्क्रीन पर, स्क्रीन को हम कंपन कराते हैं मोटर की सहायता से, जिससे वह कंपन होती है और स्क्रीन ऊपर से नीचे की ओर गति करती है, जिससे जो है स्मॉल पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं मैश के थ्रू और बड़े पार्टिकल आउटलेट की ओर चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, डायग्राम आवाज से बना दीजिए, फीचर्स भी लिख दीजिए इसमें कुछ, अगर आपको याद ना है तो ना लिखिए। ठीक है, तो वीडियो को पुश करके जो है आप फीचर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज इसके क्या क्या है। एडवांटेज है स्क्रीन की दक्षता अधिक होती है, यह कम समय में कार्य करती है, स्क्रीन की क्षमता अधिक होती है। एप्लीकेशन, इसका उपयोग अनाज उद्योग में, खाद्य उद्योग में, बीजों के प्रसंस्करण में, बारीक पाउडर की प्रक्रियाओं में, क्रिया विधि में। ठीक है, पदार्थों के पानी के को अलग करने के लिए करने में, सॉरी पदार्थों से पानी को अलग करने में, कोयला उद्योग में, धातु कर्म उद्योग में और खनिज उद्योग में, लकड़ी उद्योग में। 2 से 3 इसमें यूज लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा रोटरी ड्रम फिल्टर, इसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो रोटरी ड्रम फिल्टर एक ड्रम की परिधि में फिल्टर माध्यम से प्रक्रिया प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में हम केक को संपीड़न करते हैं। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पहले आप डायग्राम देख लीजिए, इस तरह से होता है। ठीक है, इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। रोटरी ड्रम फिल्टर में एक सिलेंड्रिकल धातु का बना ड्रम होता है जो किसी क्षैतिज में रहता है। इसका व्यास 50 से 400 सेंटीमीटर तक हो सकता है। यह 50 से 800 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इसका सतही क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर तक होता है। इस सिलेंडर की
यह रहा कुछ इस प्रकार से आपका रोटरी ड्रम फिल्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ यह आपका ब्लेड लगा हुआ है, यहाँ से जो केक बनी हुई है ये वाली, तो इस केक को काटता है। अब इसका हम वर्किंग समझ लेते हैं। जिस स्लरी को हम निस्पंदन कराना चाहते हैं उस स्लरी को स्लरी टब में भर देते हैं। इस ड्रम में निश्चित गहराई तक उस स्लरी के टब में डूबा हुआ रहता है। स्लरी टब में एक इंजेक्टर का व्यास की जाती है इंजेक्टर की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि स्लरी में उपस्थित ठोस नीचे ना बैठे, पूरी तरल में घूमता रहे। ड्रम के अंदर निर्वात स्थापित किया जाता है। यह ड्रम धीरे धीरे स्लरी के टब में धीरे धीरे से होता हुआ भीतर से होता हुआ घूमता है, तो स्लरी का तरल एवं ठोस ड्रम के ऊपर चिपक जाते हैं। क्योंकि ड्रम के भीतर निर्वात इस्पात किया हुआ होता है, तो स्लरी का तरल निर्वात की ओर खींचता है और ड्रम को घूमते रहने पर तरल ड्रम के अंदर निचला खींचता जाता है, जबकि ड्रम में ऊपरी का चिपका हुआ रहता है। ड्रम के ऊपर ठोस के केक की ऊंचाई अथवा मोटाई ड्रम के गति के आधार पर निर्धारित की जाती है। ड्रम की गति बढ़ाने पर पतला केक बनता है। जैसे ही ड्रम स्लरी के टब में बाहर आता है, ठोस के केक को पानी में बौछार करके छोया जाता है तथा केक से टब को सोखकर ठोस को सुखाया जाता है। ठोस केक से हवा को सोख लिया जाता है और यह लगभग सूख जाता है तो निर्वात को बंद कर दिया जाता है और केक को चाकू से पृथक कर देते हैं। और पृथकीकरण से क्रिया को बढ़ाने के लिए हवा को दबाव का भी प्रयोग किया जाता है। जब केक ड्रम पूर्ण रूप से प्राथमिक हो जाता है तो ड्रम पुनः स्लरी के टब में प्रवेश कर दिया जाता है। ठीक है, एडवांटेज भी आप देख लीजिए, इसमें 2 से 3 लिख लीजिए और डिसएडवांटेज भी। तो इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। जो यह हमारा है, यह ड्रम है। ठीक है, तो ड्रम है यह, तो इसमें एक टब होता है। जैसे एक टब है तो इसमें पानी भर दिया, ठीक, गंदा पानी भर दिया, इसमें इस ड्रम को डाल दिया। तो जो ड्रम होता है अंदर खाली होता है और बाहर मैश लगे होता है। मैश यानी कि छन्नीदार यह ड्रम होता है। जब इसको घुमाते हैं, ठीक है, जब ड्रम को घुमाते हैं तो जो वाटर है, इतना वाटर के जो ड्रम होता है उसके ऊपर इतना स्मॉल मैश होते हैं जो कि सिर्फ पानी वाटर ही अंदर जा सके। ठीक है, तो वाटर जो ये खाली होता है इसलिए वाटर जो है अंदर चला जाता है और जो ऊपर है इसकी गंदगी जो वाटर में होती है इसके ऊपर चिपक जाती है, जो स्लरी के रूप में बन जाती है। और इसको बाद में जब इसको निकाल लिया तो सुखाकर इसको नाइफ के यानी कि चाकू से इसको काट लिया जाता है। फिर यह प्रोसेस हम चालू कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यह वर्क करता है। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए जो है वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके सभी टॉपिक्स कवर्ड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो में ही आपको याद हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो वीडियो का दूसरा पार्ट देखना ना भूलें। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।